दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट कृष्णांश शुक्ला। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा सेक्शन 9 के विषय में। सेक्शन 9 का जो प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में किया गया है, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, यानी हस्बैंड एंड वाइफ में अगर किसी बात को लेकर या किसी डिस्प्यूट को लेकर, अगर उनके बीच में किसी बात की गलतफहमी को लेकर तनाव उत्पन्न होता है, ऐसे में पति या पत्नी जब अलग अलग रहने लगते हैं, ऐसे में अपने वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए पति या पत्नी द्वारा लगाए जाने वाला, यानी इस धारा को पति या पत्नी दोनों न्यायालय के सम्मुख दायर कर सकते हैं और अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 9 धारा का जो उपयोग होता है वह ज्यादातर हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके लिए अलग से कई कानून हैं। जैसे मेंटेनेंस का केस है, पहले 125 में था, नए बीएनएस एक्ट में 144 हो गया है। तो मेंटेनेंस का केस करती हैं पत्नी, और वहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस पति पर करती हैं। डीबी एक्ट के मुकदमे, 498 के मुकदमे, इस तरीके के 3 जो कम्बो पैक मुकदमे आते हैं वो पतियों के लिए खिलाफ होते हैं, वो वाइफ करती है। तो पति उसके पहले या बाद में सेक्शन 9 की धारा लगाते हैं। सेक्शन 9 यानी वो ये न्यायालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी हम पर झूठे मुकदमे लगाकर या झूठे बयानबाजी करके हमें मुकदमे या मेंटेनेंस मांग रही है, हम उसको अपने घर में रखना चाहते हैं, और इसलिए पति द्वारा सेक्शन 9 के ज्यादातर एप्लीकेशन लगाए जाते हैं। वहीं पर पत्नी भी, यानी लड़की भी अपने, जैसे कोई पति होता है वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और ऐसे में पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 का एप्लीकेशन लगाया जाता है। वहां पर पत्नी के द्वारा ये तर्क रखा जाता है कि मेरी शादी हुई थी दहेज के कारण, या फिर किसी और रीजन से मैं अच्छी नहीं हूं, या फिर मेरे पति के द्वारा कहीं और जो है दूसरा विवाह का चक्कर लगाकर मुझसे संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, इसलिए हमें बुला नहीं रहे हैं। और न्यायालय दोनों को सुनता है, उसके बाद एक समुचित डिग्री पारित कर देता है पति या पत्नी के पक्ष में। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेक्शन 9 की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि सेक्शन 9 एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। यानी अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ में अगर डिस्प्यूट होता है और अगर वो थाने में किसी इस बात की पंचायत करने पहुंचते हैं, तो निश्चित है आरोप और प्रत्यारोप की वो सीमा बढ़ जाती है, और वहां पर निश्चित है कि मुकदमाबाजी लिखी जा सकती है। वहां पर पति के खिलाफ डीबी एक्ट के मुकदमे, 498 के मुकदमे ये दर्ज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक मुकदमेबाजी का एक दौर शुरू होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस धारा के तहत आप मुकदमेबाजी से बचते हैं, लेकिन अब इसका हम आप नुकसान भी बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि यह सुलझावात्मक प्रक्रिया है, यानी यहाँ सुलझाव प्रक्रिया है। यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में पैदे हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती है। न्यायालय उन कारणों को समझती है और उसके बाद दोनों को सुझाव और सजेशन देते हुए डिक्री पारित करती है। दूसरी, ये एक मिलन का प्रयास है, यानी पति और पत्नी के बीच में इस धारा के माध्यम से मेल कराया जाता है, यानी उनके बीच में जो गलतफहमी है उसे चिन्हित कर या उसे समझकर उस डिस्प्यूट को खत्म करके दोनों को एक कर दिया जाता है। तीसरी बात जो है, इसमें जो है विवाद को कम करने की कोशिश की जाती है। वहीं पर जो है चौथी अगर बात किया जाए तो इसमें इस डिक्री के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में तेजी आती है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, अगर हस्बैंड इस केस को लगाता है, यानी सेक्शन 9 को लगाया है, और उसके सेक्शन 9 की ड्राफ्टिंग जबरदस्त होती है। ड्राफ्टिंग का बड़ा खेल होता है। एक अच्छा अधिवक्ता अच्छी ड्राफ्टिंग करता है और वह अपने क्लाइंट्स के मनोदशा को समझकर, पूरी कंडीशंस को समझकर, जिसका वह न्यायालय के सामने जवाबदेही दे सके, उस हिसाब से एक इंटेंशन और कारण सहित जो है वो एक दमदार ड्राफ्टिंग करता है। उस दमदार ड्राफ्टिंग के माध्यम से जो है वो सेक्शन 9 का केस करता है। उसमें पति द्वारा ये दिखाया जाता है कि हम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी है कि वह झूठे आरोप लगाकर, बहकावे में आकर हम पर जो है वो मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस और डीबी एक्ट का केस की हुई है। अगर
पति की बात सही निकलती है या पति पहले ये केस लगाता है तो उसको जो रिलीफ मिलता है वो बेल में मिल जाता है। 498 के मुकदमे में न्यायालय देखता है कि हस्बैंड द्वारा जो ग्राउंड लिया गया है या जो बातें कही गई हैं वह कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है, और ऐसे में फायदा ये होता है कि उसको बेल का ग्राउंड मिल जाता है। और उसके बाद अगर यही प्रार्थना पत्र जो है पत्नी लगाती है और सेक्शन 9 में उसकी बात सही प्रतीत हो रही है या डिक्री उसके पक्ष में पारित हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस में जो उसका मेंटेनेंस बनेगा वो जल्द ही 5-6 तारीख के अंदर जो है वो मेंटेनेंस लागू हो जाएगा और अच्छा खासा मेंटेनेंस उसके बाद उसको मिलने लगेगा। तो इसका मतलब आप समझ गए, इसके द्वारा कानूनी प्रक्रिया में भी तेजी आती है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, इस डिग्री के मिल जाने के बाद पति या पत्नी, अगर पति को मिलती है, अगर ये डिग्री पास हो जाती है तो वह डाइवोर्स का केस करता है और उसको डाइवोर्स जल्दी से जल्दी मिल जाता है और पत्नी के लिए फायदेमंद होता है कि मेंटेनेंस मिलती है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सुरक्षा मिलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की पत्नी नाराज होकर चली गई है मायके और वह अपनी पत्नी को बुलाना चाहता है, यदि वह उसके मायके में जाएगा यानी अपनी ससुराल में जाएगा तो वहाँ यह इस बात का भी खतरा है कि हो सकता है कि उसकी पिटाई हो जाए या वहाँ पर उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको पीट दे। ऐसे में वह न्यायालय की समझ जब एप्लीकेशन लगाता है तो वहाँ पर उसको इस बात की सुरक्षा मिलती है और न्यायालय के माध्यम से पत्नी के बुलाने के लिए डिक्री पास कराई जाती है। अगर इसके बाद नुकसान की बात की जाए तो फायदे कई सारे हैं, नुकसान केवल एक है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपकी जवाबदेही तय होती है। यानी जो नुकसान है वह जवाबदेही है, यानी आप न्यायालय में उस चीज़ को फेस करिए, आप अपना कारण सही रखिए, आपकी ड्राफ्टिंग अधिवक्ता के माध्यम से ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब इसमें ज़रूरी बातें क्या होती है, सबसे पहले अगर आप सेक्शन 9 के लिए जाते हैं तो अधिवक्ता से संपर्क करते हैं तो आपका आधार कार्ड, एक आपके शादी का कार्ड के लगाएंगे और एक एप्लीकेशन अपना, साथ ही 2 शपथ पत्र लगेंगे, एक आपके उस प्लेंट का और एक इस बात का भी शपथ पत्र होगा कि आप के जीवित पति या पत्नी नहीं है, यानी पति और पत्नी ये इस बात का हलफनामा देंगे कि आपके अलावा कोई अन्य दूसरा पति अथवा पत्नी जीवित नहीं है। या फिर पति अगर इस केस को करता है तो उसको यह भी बात बतानी पड़ती है कि मेरी पत्नी के द्वारा पारिवारिक न्यायालय में कोई भी भरण पोषण का मुकदमा नहीं चल रहा है, यह बात आपको बतानी पड़ती है। तो ये सेक्शन 9 के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं और इसको और अधिक विश्लेषण करने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेक्शन 9 के द्वारा जो है पति यह दिखाने का प्रयास करता है कि हम पत्नी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी ने जो है इस तरीके से 3 मुकदमे हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ जो है वो डाल रखे हैं। तो कोर्ट इस बात को देखती है, ये ऐसा नहीं है कि सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास हो जाए आपके पक्ष में तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती, लेकिन ये एक बात श्योर है कि वो मेंटेनेंस बहुत कम होगी, वो मेंटेनेंस बहुत कम होगी और ये भी हो सकता है कि मेंटेनेंस ना भी लागू हो। दोनों बातें हो सकती हैं, अगर आपका ग्राउंड सही है तो हो सकता है कि वह ना भी हो और होगा भी तो बहुत कम मेंटेनेंस होगा। और अगर कभी कभी होता है कि सेक्शन 9 में दोनों के बीच में सुलह हो जाता है, मीडिएशन हो जाता है तो दोनों चले आते हैं और ऐसे में अगर कोई मेंटेनेंस लागू है, मेंटेनेंस पति दे रहा है तो मेंटेनेंस भी बंद हो जाते हैं सेक्शन 9 की डिग्री के द्वारा। वहीं पर पत्नी को सबसे बड़ा फायदा यही है, इसमें खर्चे बहुत कम है, खर्चे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फायदे और नफ़े की अगर हमने यहाँ पर विश्लेषण किया तो आप समझ चुके होंगे कि पतियों द्वारा अधिकतर पत्नी के डीवी एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केस के मुकाबले सेक्शन 9 पतियों द्वारा ही लगाया जाने वाला ये धारा 9 का केस है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसके माध्यम से वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जाती है। अपने अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को लेकर क्या ग्राउंड दिए हैं, क्या महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं, वह उसकी चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट्स है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी आगे वीडियो बनाएंगे और आगे भी इस चैनल में